अपने क्रांतिवीर बिरसा मुंडा के गांव गोली हाथू झारखंड से हम आदिवासी सुरक्षा यात्रा लेके निकले और इस यात्रा का आज 51वां दिन है और 51वें दिन आपने हमारी यात्रा का स्वागत किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी है इसलिए मैं हमारी यात्रा का संदेश आपको कम शब्दों में बताऊंगा। तो ये यात्रा जैसे नाम है आदिवासी सुरक्षा यात्रा, तो सुरक्षा के मुद्दे को लेकर निकले। हम देख रहे हैं कि रोज बरोज आए दिन कहीं ना कहीं देश में जहां भी आदिवासी रहते हैं वहां आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, उनके संवैधानिक अधिकारों को छीना जा रहा है, जमीनों से बेदखल किया जा रहा है, जंगल से खदेड़ा जा रहा है, आदिवासी इलाकों का पानी शहरों को दिया जा रहा है, आदिवासी प्यासे मर रहे हैं। तो देश की सुप्रीम कोर्ट जिसको देश का मालिक कहती है, उस आदिवासी की हालत एक दयनीय हालत है। आदिवासी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, तब ये आदिवासी सुरक्षा यात्रा निकालना जरूरी था और हमने निकाली। ये यात्रा हमने 4000 किलोमीटर चले की उस अंदाज से शुरू की थी, लेकिन 7-8 दिन पहले ही 6000 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। तो ये यात्रा जब 2 अक्टूबर को पाल धड़वा में जब इसका समापन होगा, तब ये 7000 के ऊपर किलोमीटर इस यात्रा के होंगे। और ये 54 दिन की यात्रा देश की पहली ऐसी यात्रा है जो किसी सामाजिक या तो राजनीतिक यात्रा इतनी लंबी निकली। इसलिए आप और आपका गांव इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बने हैं, इसलिए भी आपको धन्यवाद। और यात्रा का जो हमारा संदेश है, वैसे तो ये आदिवासी परिवार का संदेश है, लेकिन इस संदेश को लेकर हम पूरे देश में निकले। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात होकर अभी राजस्थान में है, परसों फिर गुजरात जाएंगे पाल धड़वा जाने के लिए। तो ये यात्रा का जो संदेश है, देश के 781 आदिवासी समुदायों के बीच वैचारिक एकीकरण हो, क्योंकि हम सब अलग अलग समुदायों में बटे हुए अपनी अपनी सोच रखते हैं, अपने अपने मसले पर उलझे रहते हैं, अपनी समस्याओं में उलझे रहते हैं, जबकि सारे देश के आदिवासियों की जो समस्या है वो एक ही है। सारी समस्याओं अगर देखोगे, हमने 6 राज्यों में देखा, तो सभी आदिवासियों की समस्या तो एक जैसी है। तो हम एक होके सारी समस्याओं के लिए लड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं होते? तो उसकी वजह यह है कि हम अलग अलग समुदायों में बटे हैं, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी सोच में रहते हैं, अपने अपने समुदायों में रहते हैं। दूसरे समुदाय में क्या हो रहा है उसके बारे में सोचते नहीं, उसकी तरफ नजर भी नहीं करते कभी कभी। तो इस वजह से हमारा ये संदेश देश के आदिवासियों में वैचारिक एकीकरण है। दूसरा संदेश से देश के आदिवासियों में सांस्कृतिक शुद्धिकरण, क्योंकि आप सब जानते हो कि संविधान ने हमारी पहचान न तो किसी धर्म से की है, न किसी जाति से की है, हमारी पहचान संस्कृति से है। तो आजकल जो हमारे संस्कृति में गैर आदिवासियों की संस्कृति, अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय की संस्कृति का जो आक्रमण हो रहा है, उसकी मिलावट हो रही है और हम धीरे धीरे अपनी संस्कृति गंवा रहे हैं। तब हमारी संस्कृति को संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि 4 साल पहले आपने अखबार में पढ़ा होगा, न्यूज में भी देखा होगा कि बिहार की एक जनजाति तामड़िया करके थी, उसको उसकी संस्कृति गंवाने की वजह से अनुसूचित जनजाति के लिस्ट से बाहर किया गया था। तो अगर हम भी हमारी संस्कृति को संभाल कर नहीं रहेंगे, संस्कृति की जो हमारे पूर्वजों की संस्कृति थी उस तरह अगर हम नहीं जिएंगे, हमारी धार्मिक परंपराओं का पालन नहीं करेंगे, हमारे त्योहार नहीं मनाएंगे, तो आने वाले समय में हो सकता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी उस संस्कृति के बारे में जानती ही ना हो, उस त्योहार के बारे में ना जानती हो, उस धार्मिक परंपरा के बारे में ना जानती हो, तो उनको भी अनुसूचित जनजाति की लिस्ट से बाहर किया जा सकता है। इसलिए संस्कृति का शुद्धिकरण आवश्यक है। और हमारी यात्रा का तीसरा संदेश जो है, सामाजिक तथा राजनीतिक जागृति। सामाजिक जागृति बहुत तेजी से आ रही है, वो हमने भी देखा, आप भी देख रहे हो। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस बड़ी धामधूम से मनाते हैं, हजारों लाखों की संख्या में इकट्ठा होते हैं। आज ये यात्रा के 51 दिन में पूरे 51 दिन जहां जहां भी गए वहां पर यात्रा का स्वागत बहुत अच्छी तरह से हुआ। लोग हमारे साथ जुड़े, हमारी बात सुनी, उनकी बात हमें सुनाई। ये जागृति का एक प्रमाण है। लेकिन इतनी जागृति होने के बावजूद देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के सीधी में हमारे भाई पर मूत्र विसर्जन किया जाता है, मणिपुर में हमारी बहनों को निवस्त्र करके घुमाया जाता है, राजस्थान में अगर देखें तो कार्तिक भील को मारा जाता है, उसका परिवार 8 महीने से धरने पर है। कहीं सरकार कुछ नहीं कर रही है और हम भी लड़ नहीं रहे, क्योंकि हमने ये देखा कि सारी जो समस्या है आदिवासियों की, उस समस्याओं की जड़ जो है वो राजनीति। जो काम हमारे राजनेताओं को करना चाहिए था वो काम उन्होंने नहीं किया।
इसलिए हम असुरक्षित होते गए, हमारे पर अत्याचार बढ़ते गए, हमारे अधिकार को छीन लिया गया, हमारी जमीनें छीनी जा रही है। अगर राजनेता अपना काम करते तो ये नौबत नहीं आती। अपने राजनेता ये अपना अधिकार, ये विशेषाधिकार जो है वो तो ठीक, लेकिन हमारी बुनियादी सुविधाएं वो भी हमें नहीं दे पा रहे। और उसकी वजह ये है कि वो जो चुनाव लड़ते हैं वो गैर आदिवासी पार्टी के मैंडेट पर लड़ते हैं। हमने 77 सालों में कभी ये कोशिश नहीं की कि आदिवासी की एक स्वतंत्र राजनीति खड़ी हो। अगर हमारी स्वतंत्र राजनीति खड़ी होती तो आज हम सुरक्षित होते, हमारे अधिकार भी सुरक्षित होते। तो अभी जो हमारा जो जन जागरण हुआ है, लोग जो जागरूक हो रहे हैं पूरे देश में, तो ये हमारी जो जन जागृति है उस जागृति को अब राजनीतिक जागृति में पलटने का वक्त आ गया। अगर इस वक्त हम राजनीतिक तौर पर जागरूक नहीं हुए तो आने वाले समय में हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये भी तय है। क्योंकि हमें जमीन से जिस तरफ बेदखल किया जा रहा है, जो सारे प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं वो सारे आदिवासी इलाकों में आ रहे हैं। जब हम हमारी जमीन छोड़ के दूसरे इलाके में रहने के लिए जाएंगे तो आदिवासी वो पहचान कैसे कर पाएंगे, और पहचान नहीं कर पाएंगे तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इस बार हमारी सामाजिक जागृति को राजनीतिक जागृति में पलटना है किसी भी हाल में, और हम ये संदेश लेके निकले। आपके राजस्थान के पास अभी मौका है, चुनाव आ रहा है। जैसे पिछली बार हमारे 2 विधायक आपने चुन के भेजे यहाँ से, समाज की ओर से सिलेक्ट करके, जिसको किसी पार्टी ने मैंडेट नहीं दिया था, सबसे पहले उनको समाज ने मैंडेट दिया। समाज ने मैंडेट देने के बाद उसको पार्टी ने एक साइन करके एक लेटर, जिसको मैंडेट बोला जाता है, वो दिया। वो चुनाव लड़े, आप लोगों ने जिताया, जयपुर पहुंचाया, और उन्होंने ये काम करके दिखाया कि लगातार 5 साल तक इन 200 विधायकों में सबसे अच्छा काम करने में पहले और दूसरे नंबर पर रहे। और वो इसलिए हुआ क्योंकि उनको किसी पार्टी की गुलामी नहीं करनी थी, किसी हाईकमान की बात नहीं सुननी थी। उनका हाईकमान यहाँ के लोग थे, उनको वोट देने वाले लोग थे, उनको पसंद करने वाले लोग थे, उनको सिलेक्ट करने वाले लोग उनके हाईकमान थे। इसलिए उनको उनकी बात सुननी थी, उनका काम करना था, इसलिए उन्होंने सबसे अच्छा काम करके दिखाया। और ये तो ठीक, राजस्थान के आदिवासी नहीं, पूरे देश के आदिवासियों की आवाज बन के रहे 5 साल तक। तो इस चुनाव में अगर आप सोचो, 2 की जगह अगर 20 विधायक चुन के भेज दिए तो जयपुर की गद्दी पर जिसको हम चाहेंगे वही बैठेगा, उसके सिवा कोई नहीं बैठ सकेगा। क्योंकि हमारी मदद के सिवा कोई सरकार बना ही नहीं सकता। तो इस बार सब एक होकर समाज द्वारा एक उम्मीदवार सिलेक्ट करो, और सिलेक्ट करके उसको चुनाव में खड़ा करो, चुनाव में खड़ा करके उनको जिताओ, वोट करो, वोट दिलवाओ। और अगर ऐसा होता है तो अभी 2 शेर जो अपन बोलते हैं विधानसभा में, 2 शेर गर्जना कर दहाड़ रहे, सरकार की नाक में दम कर रखा है 5 साल। अगर कांति भाई जैसे और दूसरे कोई 2-4 ऐसे पहुंच गए तो सरकार की क्या हालत करेंगे, वो चाहे किसी की भी सरकार हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, किसी भी। लेकिन काम हमारा होगा, ये तो आपने देखा है, आने वाले समय में ज्यादा अच्छी तरह से देखेंगे। और आपके लिए एक जिम्मेदारी, और वो जिम्मेदारी ये कि आप लोगों को ये रास्ता जो है, वो रास्ता पूरे देश के आदिवासियों को बताना है। एक उदाहरण पेश कर कि आदिवासी अगर स्वतंत्र राजनीति खड़ी करना चाहे तो वो कर सकता है, और स्वतंत्र राजनीति खड़ी होती है तो उसका क्या परिणाम मिलता है वो भी आप बता सकते हो। और आने वाले समय में देश में जितने भी राज्यों में आदिवासी रहते हैं, जहां जहां भी आदिवासी है, जहां जहां भी चुनाव होते हैं, उस चुनाव में आपका बताए रास्ते पर लोग चलने लगेंगे और पूरे देश के आदिवासी इलाके में आदिवासी राज करने लगेगा, ये भी हकीकत है। और अगर यही चलता रहा लोकसभा चुनाव तक, और लोकसभा में भी अगर हम इसी तरह 20 से 22 सांसद को चुन के भेजते तो वहां जो भी सरकार बैठेगी वो भी हमारी मदद के सिवा नहीं बैठ सकती। हमारी जमीन भी सुरक्षित रहेगी, हमारा पानी भी सुरक्षित रहेगा, हमारा अधिकार भी सुरक्षित रहेगा, और हम भी सुरक्षित रहेंगे। तो हमारी यात्रा के ये जो संदेश है, वो संदेश आप हर एक आदिवासी तक पहुंचाओ, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं, अपेक्षा रखते हैं। और फिर से आप लोगों ने जो हमारा स्वागत किया इस यात्रा का, इसलिए आपका फिर से धन्यवाद। जोहार, जय आदिवासी।